नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है ग्रोथ माउंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तारीख 19 जुलाई 2021 के संशोधित संपादकीय विश्लेषण के दूसरे सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। पहले सत्र में हमने ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल 2021 की चर्चा की, उसके महत्वपूर्ण प्रावधान देखे, वो परीक्षा दृष्टि से उसको जानने का प्रयत्न किया। आज ऐसा ही एक महत्वपूर्ण और अति विशेष एक मुद्दा है हमारे पास, जो कि भारतीय अर्थतंत्र को, उसकी तबीयत व उसकी दिशा का विश्लेषण हमारे सामने रखता है। जैसे आपको टाइटल दृश्यमान है, टाइम टू बिल्ड वैल्यूएबल इकोनॉमी, यानी कि आज समय है कि हम एक मूल्यवान अर्थतंत्र का निर्माण करें। और आज का समय यह है कि जब 1991 का जब आर्थिक सुधार लगे तो उसकी आज 30वीं सालगिरह है, और उसके तहत आज यहाँ द हिंदू में एक लेख में बहुत ही अहम चर्चा की गई है। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सामान्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। देखेंगे यह पूरी चीज को, भारत की जो दिशा है भारत के अर्थतंत्र की, उसे देखेंगे और उसमें कौन कौन सी क्षतियां हैं उसको देखेंगे, और साथ ही में उन क्षतियों को कैसे पूर्ण किया जा सके या उसको क्षति रहित किया जा सके, उसकी भी चर्चा हमें यहाँ आज करनी है। रही बात कवर की, तो आप देख सकते हैं एक प्रतीकात्मक इमेज है जो कि इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी की बात करता है, यानी कि भारतीय अर्थतंत्र की, और कैसे भारतीय अर्थतंत्र आज की इस कोविड सर्जित समस्या में से भी बाहर निकले, उसकी भी यहाँ रूपरेखा जो है लेखक ने हमारे सामने दी है। तो सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। डिजिटल रेप्लिका की बात करें तो यह लेख में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई है, और द हिंदू का यह आज का लेख है जो अपने आप में हमारी परीक्षा दृष्टि से जीएस पेपर 3 यानी कि अर्थतंत्र के खंड के साथ जुड़ा हुआ है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, और उसमें भी इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स डायरेक्शन, कि आज भारत या भारत का अर्थतंत्र किस गति से किस दिशा में जा रहा है, और इसके लिए कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से परिमाण जिम्मेदार है, इत्यादि चीजों की बात करनी है। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पे अर्थतंत्र ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, चाहे किसी भी वर्ग की हो, चाहे वो संधि सेवा हो, चाहे वो किसी भी राज्य की क्लास 1-2 जो है सेवाएं हो। तो यहाँ अर्थतंत्र का महत्व विशेष रहता है, तो इसलिए यह लेख का महत्व भी हमारे लिए विशेष है। यह हमारे सिग्नेचर क्लासिफिकेशन है। इस सेगमेंट के लिए सबसे प्रथम निष्कर्ष की बात की जाती है प्रथम चरण में, दूसरे चरण में महत्वपूर्ण बातों की बात की जाती है, जहाँ लेखक ने कई सारी परिभाषाएं दी हो, कई सारे आंकड़े दिए हो, अपना संशोधन दिया हो, वो यहाँ देखते हैं। और साथ में लेख को परिपूर्ण करने के लिए, या लेख परीक्षा संबंधी ना हो, परीक्षा लक्ष्य ना हो, तो उसे परीक्षा लक्ष्य बनाने के लिए कुछ तत्वों को हम लोग यहाँ हमारी तरफ से इसमें एडिशन करते हैं, जिसे संशोधित तत्वों का नाम यहाँ दिया है, या आप उसे रिसर्च्ड एलिमेंट भी कह सकते हैं, जो एकदम एग्जाम रिलेवेंट है। विशेष करके आज की बात करें तो तीनों चरणों में हमें यह लेख देखना है। निष्कर्ष की बात करेंगे सबसे प्रथम, फिर बाद में महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे, और अन्य आखिरी में हम लोग इस तीसरे चरण में कुछ संशोधित तत्वों को भी साथ में देखकर समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे हमारी मूल चर्चा लेख के निष्कर्ष से। देखिए, 3 बिंदु देखने हैं। सबसे प्रथम बिंदु कहता है, लेख 1991 के आर्थिक सुधार का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है, यानी कि द आर्टिकल क्रिटिकली एनालाइजेस 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो अपने आप में सबसे बड़े थे। 1950 यानी कि जब से हम आज़ाद हुए, जब से हम स्वाधीन हुए, तब से इतने बड़े पैमाने पर कोई आर्थिक सुधार नहीं था। मगर 1991 में मजबूरन हमारी तब की तत्कालीन सरकार को, यानी कि नरसिम्हा राव की सरकार को, उसके नेतृत्व में यह पूरा जो कदम है वो उठाना पड़ा था, और उन्होंने भारत में लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसे धीरे धीरे तेज बनाया, और फिर बाद में उसमें भूमंडलीकरण यानी कि उसमें ग्लोबलाइजेशन भी आ गया था। तब पीएम नरसिम्हा राव थे, और तब के जो फिनेंस मिनिस्टर थे वे मनमोहन सिंह थे, और 1991 के रिफॉर्म्स के शिल्पी अगर किसी को कहा जाए तो वो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह है। बहुत ही उन्होंने उम्दा भूमिका की, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस पूरे बड़े या मेजर ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को पूरे देश में इंप्लीमेंट किया 1991 में। ठीक है, आज के दिन डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी इंप्लीमेंट करने में भी हमारी जो जीडीपी है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो डगमगा जाती है। तो उस समय में जब कैश क्रंच चल रहा था और हमारा इंपोर्ट कवर भी बहुत ही कम था, तो उस समय में, उस क्रिटिकल समय में ऐसे बड़े सुधार
जो है बड़े सुधारों का अमलीकरण अपने आप में एक समस्या है, तो वो मनमोहन सिंह ने बखूबी निभाया था। फिर दूसरा बिंदु देखें तो 1991 के आर्थिक सुधार की 30वीं सालगिरह पर तुलनात्मक विश्लेषण भी किया गया है। यस, एक छोटी सी तुलना भी यहाँ लेखक ने दी है कि आज क्या हाल है आर्थिक दृष्टि से और तब जब हमें यह सुधार लाना था तब क्या हाल था। ये सारी चीज़ों को यहाँ जो है हमारे सामने रखा गया है। और तीसरा है आगे की राह, यानी कि अब आगे क्या करना चाहिए। वैसे लेख में कोई स्पष्ट रूप से चीज़ें हमें बताई नहीं गई है, मगर यहाँ मैंने अपनी विवेक बुद्धि विवेक शक्ति से इस आगे की राह को आपके लिए बनाया है, ताकि परीक्षा में जब वे फॉरवर्ड का पोर्शन हमें लिखना हो, जब कंक्लूड करना हो, तो हम हमारे आंसर में इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। शुरू करेंगे। लेख के निष्कर्ष में ये 3 बिंदु थे। अब आगे देखें, महत्वपूर्ण बात है तो सबसे प्रथम तो हमें देखना है कि जो आर्थिक सुधार जो मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम जिसे मानते हैं 1991 के, उसके मूलभूत उद्देश्य क्या थे। 3 ब्रॉड कैटेगरीज में उसके उद्देश्यों को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, विच आर इन फ्रंट ऑफ यू। द फर्स्ट वन इज इंपोर्ट कवर को बढ़ाना। देखिए, इंपोर्ट कवर हमें मालूम है कि जब विदेश व्यापार होता है तो विदेश व्यापार में कुछ चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। मगर भारत जब से स्वाधीन हुआ तब से एक गरीब राष्ट्र था, धीरे धीरे विकास कर रहा था, यानी कि तब तो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज था। तो भारत के लिए संसाधन बहुत ही कम थे, कृषि प्रधान समाज था, तो हम लोग हमारी जो उत्पाद थी वे बहुत ही प्राइमरी थी और हमारी ज़रूरत जो थी वो कैपिटल ज़रूरत थी, कैपिटल गुड्स हमें चाहिए थे, अन्य सर्विसेज चाहिए थी। तो हमें ज़्यादातर चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती थी और बहुत ही कम चीज़ें हम लोग भारत में से बाहर भेजते थे। तो ओवरऑल अगर देखें तो इंपोर्ट जो है वो हमारा ज़्यादा रहता था, यानी कि हमारी जो आयात है वो ज़्यादा रहती थी और हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो बहुत ही कम रहते थे, विच रिजल्टेड इन द डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ऐसा कई सारे वर्ष चले, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास जो हमारा जो फंड है फॉरेन एक्सचेंज है वो कम हो जाएगा, और वो हुआ 1991 में। तो यहाँ इंपोर्ट कवर जो है वो हमारा बहुत ही कम हो गया था, और यहाँ जैसे हमें लिखा है कि 3 हफ्ते का ही था, मात्र 3 हफ्ते का ही जो इंपोर्ट कवर हमारे पास बचा था। अगर हमने ये रिफॉर्म्स लागू ना किए होते, अगर IMF ने हमें लोन या फिनेंशियल असिस्टेंस ना दिया होता, तो हम लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह 3 हफ्तों के बाद, 3 वीक्स के बाद हमारे पास बाहर से कोई चीज़ मंगवाने का कोई पैसा नहीं था। और बाहर से आने वाली चीज़ों में मुख्यतः चीज़ है क्रूड ऑयल, जिसके ऊपर पूरे अर्थतंत्र का पहिया घूमता है। अगर वही बंद हो जाएगा तो हमारा अर्थतंत्र अपने आप में मृतप्राय बन सकता था या शून्य बन सकता था। मगर इससे तब की तत्कालीन नरसिम्हा राव की सरकार ने और मनमोहन सिंह के कार्य ने हमें बचा लिया, और इंपोर्ट कवर बढ़ाने का इसका एक प्रथम उद्देश्य था। और आज ये इंपोर्ट कवर अगर हम देखें, मूल्यांकन करें, तुलना करें, तो आज यह इंपोर्ट कवर 12 हफ्तों का है, यानी कि 1 वर्ष तक, तकरीबन 1 वर्ष तक अगर हम हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो बंद कर दें, तो भी हम लोग 12 महीनों तक बाहर से हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो मंगवा सकते हैं। तो ये अपने आप में भारत के लिए आज अच्छी स्थिति है। प्लस एक्सपोर्ट्स बढ़ाना वो भी एक इसका जो है मूलभूत उद्देश्य था, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक बातें हैं। यहाँ इन चीज़ों के ऊपर जो है मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा, मगर अगर संक्षिप्त में मैं आपको बताऊँ तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का लेखा जोखा किसी भी देश का, ठीक है। एक बाजू इंपोर्ट्स रहते हैं, एक बाजू एक्सपोर्ट्स रहते हैं, उसमें डेफिसिट आती है, उसमें सरप्लस आते हैं। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो तो सरप्लस रहेगा, जब इंपोर्ट्स ज़्यादा हो तो डेफिसिट रहेगा। तो अगर भारत के परिदृश्य में देखें, भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो भारत लगभग कभी भी एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं बना है, कभी भी, ठीक है। हम लोग डेफिसिट में ही चलते हैं, यानी कि हमारे इंपोर्ट्स प्रति वर्ष ज़्यादा रहते हैं और एक्सपोर्ट्स प्रति वर्ष उससे कम रहते हैं। तो अपने आप में बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिसिट बनी रहती है। मगर यहाँ एक एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का एक जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य था, जिसकी वजह से सरकार ऐसा विजुलाइज कर रही थी, ऐसी कल्पना कर रही थी, अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो हमारा BOP बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेंगे तो इट विल इंक्रीज अवर इंपोर्ट कवर। मगर एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए कुछ प्रीरिक्विसाइट चीज़ें होती है, कुछ पूर्व ज़रूरी तत्व होते हैं, जो तत्व हमारे भारत के केस में
मौजूद नहीं है। देखिए क्या महत्वपूर्ण चीजें होती है, तो एक है पब्लिक इंफ्रा एंड मशीनरी, यानी कि यहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट रहना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा किया जाना चाहिए। साथ ही में गवर्नमेंट मशीनरी जो है उसका भी उपयोग यहाँ लेना जो है करवाना चाहिए। गवर्नमेंट मशीनरी यानी कि उसके कर्मचारी व गवर्नमेंट की अन्य एसेट्स, गवर्नमेंट की अन्य प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो वो भी यहाँ एक्सपोर्ट बूस्टिंग के लिए लगानी चाहिए। और दूसरा प्री रिक्विजिट एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्राइवेट R&D, यानी कि प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमें मालूम है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कैपिटलिस्ट है और उनके द्वारा जो किया हुआ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो पब्लिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट से काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ दो चीज़ों की ज़रूरत है हमें अगर हमारे एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है तो, पब्लिक इंफ्रा एंड मशीनरी एंड प्राइवेट R&D। विश्व में अगर देखें तो जितने भी विकसित देश है आज, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अन्य कोई भी जो है देश हो, जापान हो, कोई भी हो, तो अगर उनके एक्सपोर्ट्स की बात करें तो उनके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है। और वो एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होने के पीछे ये दो तत्व जिम्मेदार है। सारी इकोनॉमीज में ये दो तत्व मौजूद है, मगर भारत में ये तत्व मौजूद नहीं है। और ना 1991 के इस रिफॉर्म्स ने इस तत्वों को यहाँ जन्म दिया है, यानी कि अभी भी इस पर्टिकुलर क्षेत्र के ऊपर काम करना बाकी है, तब जाके हम लोग हमारे एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। और एक चीज़, ये सारी चीज़ें जो है, जो दो चीज़ें हमने देखी, वो मात्र और मात्र सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में ही मौजूद है भारत में। और इसीलिए अगर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत का सरप्लस चल रहा है, क्योंकि उसमें पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, पब्लिक मशीनरी है, प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटेंसिव रूप से चल रहा है। तो यहाँ मात्र और मात्र एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हम लोग सरप्लस में है। मगर अगर मर्केंडाइज गुड्स की बात करें, जो टेंजिबल गुड्स है, अगर उनकी बात करें तो यहाँ ये दो तत्व मौजूद नहीं है, विच एक्चुअली डिप्लीट्स द ओवरऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये दूसरा इसका मूलभूत उद्देश्य था, जो यहाँ जो है अचीव होता हमें दिख नहीं रहा है। हमने इंपोर्ट कवर के उद्देश्य को अचीव होते देखा, तब 3 हफ्ते का था, आज हमारी पोजीशन अच्छी है, 12 हफ्ते का है। मगर एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में हम लोग जो है इतने सफल नहीं हुए, या ये नीति या ये सुधार इतने सफल नहीं हुए। तीसरी बात है, तीसरा उद्देश्य है ग्रोथ रेट को बढ़ाना, यानी कि वृद्धि दर में बढ़ावा देखना। बढ़ावा तो हुआ है, मगर जो वास्तविक बढ़ावा या जो कंसिडरेबल जो इंक्रीज हुआ, उसकी शुरुआत यहाँ वर्ष 2001 से हुई, यानी कि तकरीबन 10 सालों के बाद। क्योंकि ऐसी चीज़ों के इमीडिएट हमें फ़ायदे नहीं मिलते, मगर धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यहाँ कुछ इंपेरेटिव चेंजेस आने शुरू हो गए। 2001 से हमारा अर्थतंत्र गतिशील हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ा, मगर उसमें एक रुकावट आ गई, और वो रुकावट का नाम है विमुद्रीकरण, यानी कि डिमोनेटाइजेशन, जो 2016 में वर्तमान नेतृत्व के द्वारा जो है उसको लागू किया गया कि भाई अब डिमोनेटाइजेशन का वक्त आ गया है। ठीक है, उसके बाद से वृद्धि में भारी गिरावट देखने को मिली, और इतनी गिरावट देखने को मिली कि वे प्री रिफॉर्म्स लेवल्स तक आ गए। 1980s की गति से जो अर्थतंत्र चल रहा था 1980s में, जिस गति से आज उसी गति से हमारा अर्थतंत्र चल रहा है बिफोर पेंडेमिक हिटर्स। यहाँ पेंडेमिक को दोष देने का कोई फायदा नहीं है, अपने आप में दोषित है पेंडेमिक, मगर अलग दृष्टिकोण से है। मगर यहाँ आज की बात करें इस रिफॉर्म्स को लेकर, तो जब पेंडेमिक भारत में या विश्व में आया तो उससे पहले ही हम लोग प्री रिफॉर्म्स लेवल की ग्रोथ रेट से चल रहे थे, यानी कि बहुत ही मंद गति से हम लोग चल रहे थे। और यहाँ कुछ सुधार इसके लिए जिम्मेदार है, जिनमें सबसे प्रथम है डिमोनेटाइजेशन 2016 का, एंड आफ्टर दैट 2017 का GST इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। अब आगे देखें तो हमें कुछ संशोधित तत्वों में आगे की राह के रूप में कुछ तत्व देखने हैं कि अब आगे भारत क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए। दो बिंदु है, एक के बाद एक देखेंगे। सबसे प्रथम बिंदु कहता है 1991 के आर्थिक सुधार से विकास वृद्धि हुई, मगर कोरोना महामारी की वजह से कई सारी चुनौतियों का जन्म हो गया। यस, विकास वृद्धि तो हुई, 100% हुई 1991 के रिफॉर्म से, मगर जब कोरोना महामारी आई तो उससे कई सारी ऐसी समस्याएं, कई सारी ऐसी चुनौतियां हमारे सामने उत्पन्न हो गई, जिनकी जो है जिनका मैं पता भी नहीं था। जिनमें सबसे अव्वल अगर हम किसी का उदाहरण देना चाहिए तो वो है पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं है वो बहुत ही मंद है, बहुत ही खराब है, और इनमें भी हम लोग
जो है बाइफरकेट कर सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी, ओवरफ्लोइंग हॉस्पिटल्स, जब दूसरी लहर जो उसका टॉप के ऊपर थी तब हमने परिस्थिति यह सारी देखी है। एंड ओवरबर्डन्ड क्रीमेटोरिया यानी कि शमशानों के ऊपर भी दबाव आ गया था। हमने कई सारे बार न्यूज़ भी सुने हैं कि गंगा में भी काफ़ी सारी लाशें जो है वो तैरती तैरती आ गई। तो ये सारी चीज़ें हमारे पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हुई है। और ये पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 1991 के आर्थिक सुधार से सुधर नहीं पाया, ये हमें यहाँ सुनिश्चित करना है। ऑन द अदर साइड देखें तो यह कमियां मात्र कानूनी सुधार से ही दूर नहीं की जा सकती। यस, यह ऐसी कमियां हैं कि जो 1991 के सुधार में जो क्षतियां रह गई है, मात्र उसे जो है कंपेंसेट कर दिया, उसे हम लोग आप कह लीजिए कि उसे सुधार ले तो उससे अचीव नहीं होने वाली है। मगर हमें इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन गवर्नेंस, इंप्रूवमेंट इन प्रोड्यूसर्स सर्विस, राइट फ्रॉम द पावर सप्लाई टू वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अगर यह सारी चीज़ों को हमने एक साथ रिवैम्प करने का प्रयास किया तो आज यह जो संकट की घड़ी है इसमें हम लोग एक मूल्यवान या मूल्यवर्धित अर्थतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी जो आज हमें यहाँ देखनी थी। यह लेखक के जो लेखक है वे अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं, अध्यापक है। और जो अशोका यूनिवर्सिटी है सोनीपत हरियाणा में, वहाँ वे अध्यापन का कार्य करते हैं। और हमें भी यहाँ कई सारी चीज़ों को जो है हमारे सामने उन्होंने पेश की है, हमें कृतज्ञ बनाया है। तो आज इतना ही। प्लस अगर इस पर्टिकुलर मुद्दे को एग्जाम की दृष्टि से देखें तो प्रिलिमिनरी, चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, तीनों में हमें काम लग सकती है। मगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक मॉडल क्वेश्चन हमारे सामने है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, वो वर्तमान संकट में से कैसे भारतीय अर्थतंत्र को निकाला जाए उसकी रूपरेखा की चर्चा करें। अगर इंग्लिश में मैं पढ़ूँ तो क्रिटिकली एनालाइज 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ऑल्सो डिस्कस ब्लूप्रिंट टू टैकल करंट क्राइसिस एंड रिवैम्प इंडियन इकोनॉमी। तो इसका ये बहुत ही अच्छा जवाब हो सकता है और आपके लिए भी ये अन्य परीक्षाओं में और अन्य छोटे छोटे प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू के प्रश्न या इंटरव्यू के मौखिक प्रश्नों में भी यह मुद्दा उपयोगी हो सकता है। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय लेख के साथ, उसके विश्लेषण व अध्ययन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी।